पता नहीं क्यों आज आंखों में नमी है, शायद घर तू नहीं तो खुशियों में भी कमी है। ये लाइनें पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख के कोर नम हो गए मुझे पता ही नहीं चला। शब्द जैसे धुंधले होने लगे तब मैंने अपना चश्मा उतारकर किताब बंद कर आंखें मूंद ली थी। अकेले सफर करना मेरे लिए हमेशा से ही मुश्किल रहा। मनीषा जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, जिसके बगैर मैंने कभी कोई सफर अकेले नहीं किया। और अब पूरे सफर के दौरान मैं क्या करूं, यह सोचकर अपनी पुरानी रुचि के चलते मैंने लंबा सफर प्लेटफॉर्म से खरीदी इस किताब के साथ काटने का बनाया था। बुक सेलर से कहा कि इस समय की ट्रेंड कर रही अच्छी बुक देने को। मैंने उससे आग्रह किया कि वह जो चाहे बुक दे सकता है, लेकिन वह रोचक होनी चाहिए, जिससे सफर का पता ना चले। ट्रेन चलने के साथ ही थोड़ी देर बाद ही मैं अपनी बुक को पढ़ने का मन बना लिया। थोड़ी देर में ही पढ़ने पर पता चल गया था कि यह एक सच्ची प्रेम कहानी थी। जिसका मुझे डर था वही हुआ। पुस्तक पढ़ आंखें रही थी, पर शब्द हृदय पे प्रहार कर रहे थे। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। शब्द पढ़ते हुए धीरे सीधी आंखों से उतरकर दिल की गहराइयों में दफन हो रहे थे। मन की यादें ले जा रही थी उस समय में जब प्रेम ही जीवन का सार हुआ करता था। विचारों को झटक कर मैं अपनी पत्नी मनीषा के बारे में सोचने लगा। सुबह घर से निकला था तो बहुत सामान हो गया था। मनीषा ने जरूरत का सभी सामान मेरे साथ रख दिया था। वह उम्र की इस अवस्था में मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी माँ बन चुकी थी। खाने से लेकर पहनने तक हर चीज के लिए मैं उस पर कब पूरी तरह निर्भर हो गया, यह मुझे स्वयं भी नहीं पता। सेमिनार के साथ ही मुझे अपनी बेटी, जो इसी शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी, की कॉन्वोकेशन में शामिल होना था। मेरी लौती बेटी, जो मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज थी, तो इतने महत्वपूर्ण अवसर पर मैं कैसे उसकी कामयाबी का गवाह न बनता। मैं चाहता था तो कि मनीषा भी साथ आए, पर अपनी भांजी की शादी के चलते उसे यहाँ आने का अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मेरे अचानक आने का प्रोग्राम सुनकर मेरी बेटी सिम्मी बहुत खुश थी। वह कॉन्वोकेशन के टाइम पर मेरा साथ चाहती थी। मेरे आने की बात सुनकर वह फोन पर ही ना जाने कितनी देर तक वह मुझे बताती रही कि वह मुझे कहाँ कहाँ घुमाएगी। मैं बस उसकी बातें सुनता मुस्कुरा रहा था। जाने के दिन सुबह से सिम्मी ने ना जाने कितनी बार फोन किया था। पत्नी तो पत्नी, मेरे नरम स्वभाव के चलते मेरी बेटी भी अब मुझे अपनी माँ की तरह हिदायतें देती जाती। उसने साफ कह दिया, पापा अपना रिजर्वेशन चार्ट सही से चेक कर लेना, सही से अपनी बर्थ ढूंढ लेना, और हाँ, मोबाइल फोन ऑफ मत करना। उसकी बातें सोचते ही मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई थी। और उसे कौन बताए कि जिसे वह सही से सीख लेने को कह रही थी, उसने तो लड़कपन में जाने कितनी बार लटक कर ट्रेन का सफर किया होगा। और मोबाइल फोन, उन दिनों के जोश में मैंने जो टूर किए थे, तो 3-4 दिन तक अपने घर पर संपर्क भी नहीं करता था। उन दिनों अपने मित्रों का लीडर बना मैं, और मेरे पीछे मेरे मित्र। तब ना जाने दिन का पता न रात का। मेरे अति उत्साहित नदी समान व्यवहार ने कब शांत सरोवर का रूप ले लिया था। जिंदगी के अनुभवों से गुजरते हुए मैंने कब तरुण से वयस्क अवस्था पा ली थी, मुझे पता ही नहीं चला था। ट्रेन भाग रही थी और मैं भाग रहा था। मेरे मन के भाव जो मुझे ले जा रहे थे मुझे उस समय में जब मैंने जीवन को भरपूर जिया। मानो कल की ही बात है, जब पढ़ने से ज्यादा हीरोबाजी में मुझे ज्यादा आनंद आने लगा था। क्यों पहनूं कि मैं स्मार्ट दिखूं, क्या करूं कि मेरे और भी ज्यादा सब फैन बने। फैन, जी हाँ फैन। उस समय मैं अपने आप को हीरो से कम नहीं समझता था, और अपने साथियों और जूनियर को अपना फैन। दिल खोलकर खर्च करने वाले माता पिता मिले थे, और मैं उनका लौता पुत्र। मैं जीवन का पूरा आनंद उठाते हुए शानदार जीवन जी रहा था। मेरे मित्र मेरे पैसों से कैंटीन में खाकर मेरी वाहवाह करते, और मैं चने के झाड़ पर चढ़ा फूला नहीं समाता। अपने मित्रों पर कुछ भी कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहता। ऐसे ही एक दिन मेरे मित्र समोसे और कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहे थे और मेरे गुणगान गा रहे थे। तभी जूनियर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हमारे पास आया। आमतौर पर जूनियर सीनियर से डरा हुआ झिझका करते थे, पर उस समय उनका व्यवहार ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे दनदनाते हुए समूह में आए और आकर हमारी टेबल पर रुक गए। सर, आप लोग हमारी फ्रेशर पार्टी के लिए डोनेशन दे दीजिए।
उनमें से एक ने बहुत ही कोमल अंदाज में कहा, क्यों भाई, क्यों दे दें तुम्हें डोनेशन? तुम्हारी फ्रेशर पार्टी से हमें क्या मतलब? मेरे दोस्त गौतम ने आंखें दिखाते हुए कहा, सर हमारे पास फंड कम है। असल में हमारे बैच में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, जिसके चलते ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो पाया है और 3 महीने बाद हमें फ्रेशर पार्टी देनी है। हम सही से अरेंज नहीं कर पाए तो जूनियर्स पर हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तुम्हारे इंप्रेशन का हमसे क्या लेना देना? अब मजे लेने की बारी मेरी थी, क्योंकि सर हमने अपने जूनियर्स को कह दिया है कि फ्रेशर पार्टी को आपकी बैंक ऑर्गेनाइज कर रही है। एक जूनियर ने दांत दिखाते हुए कहा। अब उनकी बातों में मुझे थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी आने लगी थी और तब तक कैंटीन में बैठे मेरे बेंच के और भी स्टूडेंट्स पास आ गए थे। सभी एकदम से उन ग्रुप पर चढ़ गए। अरे तुम लोगों को हमारी बिना परमिशन के ऐसा कैसे कह दिया? क्योंकि सर हमें पता है करण सर बहुत ही काइंड हार्टेड है, वह लोगों की बात नहीं टालेंगे। ग्रुप के पीछे से निकलकर आई एक लड़की बोली। अपना नाम एक मीठी सी आवाज में सुनकर वह तेजी से उसकी ओर पलटा। वह आंखों पर चश्मा लगाए एक औसत कद काठी की लड़की थी। कुछ खास सुंदर तो नहीं थी, पर न जाने क्या आकर्षण था उसमें, जो मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। कैसा जादू था उसमें, जो मेरी निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। हमेशा अपनी तारीफ का भूखा मैं अब जूनियर की बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मेरी आंखें उस लड़की की ही तरफ थी। ओह, हमारा करण दरिया दिल है, इसका मतलब थोड़ी है कि वह तुम लोगों के लिए भी अपने पैसे लुटाएगा। मेरे परम मित्र जतिन ने उस लड़की से कहा। मैंने हाथ के इशारे से जतिन को रोक दिया था और जूनियर से पूछने लगा था, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, एक तो आप हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे सकते हैं वो दे दीजिए, और आपको हमारे फंक्शन में गाना भी गाना होगा, उनके ग्रुप की एक लड़की ने कहा। मैंने उस चश्मे वाली लड़की को देखते हुए हामी भर दी। सुनते ही जूनियर्स का ग्रुप खुशी से चीखने लगा। अब भागो तुम लोग यहाँ से, गौतम ने जूनियर्स को डांटते हुए। वह लोग जाने लगे तो मैं जैसे सपने से जागा और बोला, ठहरो, तुम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो। जतिन का मुंह खुला का खुला था और समोसे का महालालची वह हाथ में समोसा लिए बैठा था। उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कब से जूनियर्स में इतना इंटरेस्ट लेने लगा हूँ। जूनियर्स का ग्रुप एक एक करके अपना नाम और परिचय दे रहा था, लेकिन मैं तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। मेरे कान तो बस उस चश्मे वाली लड़की के बारे में जानना चाह रहे थे। मैं अंजलि सर, मैंने पिछले साल कॉलेज ज्वाइन किया है। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। वह कह चुकी थी कि मेरे होंठ बुदबुदाए। अंजलि, वो बोल उठी। जी सर, कुछ कहना है आपने? नहीं, कल तुम लोग मुझसे पहले पीरियड से पहले ही कैंटीन में आकर मिल लेना, मैं अमाउंट दे दूंगा। मैं हड़बड़ाते हुए बोला। उन लोगों के जाते ही मेरे बैग के फ्रेंड अब मेरे ऊपर सवार थे। जूनियर्स के प्रति बेहद रूखा व्यवहार रखने वाला मैं अचानक उनकी मदद को कैसे तैयार हो गया था। यह सब बातें मेरे साथियों की समझ से परे थी। अरे पागल हो गया है तू, हमें क्यों देंगे उन बेंच की तरफ से फ्रेशर पार्टी, और तो और जनाब गाना भी गाएंगे। मेरे मित्र हंसते हंसते लोटपोट होते जा रहे थे। पूरी कैंटीन उनकी हंसी से गूंज रही थी और मैं तो बस अपनी दुनिया में मगन उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। पहली बार कोई था जिसकी आवाज ने मेरे हृदय के तार छेड़े थे। ना जाने कितनी लड़कियां थी जो मेरी एक झलक देखने की दीवानी थी, और मैं तो था बस उसकी एक झलक का दीवाना बन गया था। अगले सुबह मैं बहुत अच्छे से तैयार हुआ। आधा घंटा दिमाग दौड़ाने के बाद मैंने अपनी अलमारी से अपनी पसंद के कपड़े चुने। पूरा बेड मेरे वार्डरोब से निकले हुए कपड़ों से भरा था। 10 मिनट तक बाल बनाता रहा। शीशे में अपने लिए अलग अलग अंदाज से देखकर खुश हो रहा था। सच में हैंडसम तो लग ही रहा हूँ। मैं कितनी देर और अपने आप को शीशे में निहारता रहा। अगर माँ ने मुझे नाश्ते के लिए नहीं बुलाया होता। माँ बुलाते बुलाते मेरे कमरे तक आ चुकी थी। मेरे अस्त व्यस्त और इतने सारे कपड़े फैले देखकर वह दंग और नाराज थी, पर मैं तो जैसे अपनी धुन में मगन था। जैसे जैसे बस नाश्ता समाप्त कर मैं कॉलेज को भागा।
मेरी बाइक की गति मेरी बेचैनी को बयां कर रही थी। 2-3 बार मैंने सामने से आते वाहन से टकराने से बचा। जैसे तैसे संभलते हुए मैं कॉलेज आ गया और पहुंच गया कैंटीन में, जहां मैंने जूनियर्स को आने को कहा था। इतनी जल्दी आ गया था कि बस कैंटीन का स्टाफ ही दिखाई दे रहा था। रेगुलर कस्टमर होने की वजह से कैंटीन वाले भैया ने इशारे से मुझसे पूछते हुए कहा, क्यों करण, आज इतनी जल्दी, कोई खास बात है? अरे नहीं, बस ऐसे ही आज थोड़ा काम था, इसलिए जल्दी आ गया। कहते हुए मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। मैं बार बार इंट्रेंस की तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर में पहले पीरियड का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने जूनियर्स को फर्स्ट पीरियड से पहले आने को कहा था। मेरा मन आज क्लास में जाने का भी नहीं लग रहा था। तभी मुझे ढूंढते हुए मेरा गैंग वहां जरूर आ पहुंचा। जतिन काउंटर से ही समोसे का ऑर्डर देता हुआ आया। उसको देखते ही पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आ गए मेरे दोस्त मुझे भी यहाँ ढूंढते ढूंढते। फिर मैंने चुप और गंभीर बैठे रहने का नाटक किया। अरे बॉस, क्लास में क्यों नहीं आए? यहाँ कैसे बैठे हो? मुंह में समोसा ठूसते हुए मुझे वहां से खींचते हुए ले जाने लगा। यह क्लास मिस नहीं कर सकते, एग्जाम पास है। मैं हाथ में समोसा लिए बेमन से उनके साथ बाहर निकलने लगा। तभी सामने से मुझे जूनियर्स का ग्रुप आता दिखाई दिया। मैं रुक गया, मेरी सांसें थम गई थी और मैं बार बार अंजलि को ढूंढ रहा था। मैंने जतिन और अपने फ्रेंड से कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी इनको डोनेशन देकर आता हूँ। दे ले भाई तू, हम रुकते हैं 2 मिनट। गौतम मुझे दांत दिखाते हुए बोला। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि दे मारूं एक पंच, लेकिन सामने आते जूनियर्स को देखकर मैं रुक गया। पूरे ग्रुप में पीछे खड़ी अंजलि बस एक झलक ही मुझे दिखाई दी। मैं चाहता था कि वह आगे आए और मैं उसको डोनेशन दूं, लेकिन वह थी कि आगे नहीं आ रही थी और आगे खड़ा हुआ स्टूडेंट हाथ बढ़ाए हुए था। एक हाथ से मैं पर्स निकाल रहा था और नजरें अंजलि को खोज रही थी और किसी हड़बड़ाहट में रुपए निकालने के बाद मैंने गलती से जूनियर्स के हाथ में समोसा रख दिया। तब तक अंजलि आगे आ चुकी थी और उसकी खनखनाती हंसी मेरे गालों को एक बार फिर लाल कर गई थी। सर, समोसा नहीं, अमाउंट दीजिए प्लीज। जूनियर की आवाज सुनकर जैसे मैं जागा। ऐसा करो बच्चों, समोसा भी खाओ। मेरे हाथ से रुपए एक जूनियर स्टूडेंट को देते हुए गौतम बोला और मुझे खींचता हुआ क्लास की ओर ले जाने लगा। मैं जा ही रहा था कि अंजलि की आवाज सुनकर फिर रुका। सर, यह तो बताते जाए आप कौन सा गाना गाएंगे? डू इट गाएंगे, डू इट। अब बारी जतिन की थी और सबको हंसता छोड़कर हम क्लास में आ गए। उनके साथ मैं जब अपनी क्लास में आ गया था तो मेरा मन तो वही अंजलि में अटक गया था। पढ़ने से तो मैं वैसे पहले ही जी चुराता था, अब भला पढ़ाई में कैसे मन लगाता मेरा। कोई ना कोई बहाना ढूंढता जूनियर से मिलने का, कोशिश करता जब उनके गैंग कैंटीन में पहुंचे तभी मैं भी पहुंचूं। हर पल अंजलि के आसपास मंडराते रहने का मेरा जी करता। मैं जानता था यह मैं करता हुआ पागल लगूंगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मेरी सारी हीरोगिरी उसके साधारण रूप के सामने फ्लॉप हो गई थी। वह जब भी मिलती जूनियर होने के नाते मुझे विश करती, पर मैं भी बस अपने जज्बात दबाए बदले में सर हिला देता। मैं चाहकर भी अंजलि से अपने मन की बात नहीं कह पा रहा था। फिर चली फ्रेशर पार्टी के लिए जूनियर्स की प्रैक्टिस और अब तो मुझे बहाना भी मिल गया था उनके बीच जाने का। मुझे गाना जो गाना था, मैं कौन सा गाना गाऊं यह भी मैंने अंजलि से पूछा। मेरे लिए बढ़िया गाना सिलेक्ट करने में अंजलि ने पूरी रिसर्च कर ली थी। मैं ऑडिटोरियम जाता, उसके बीच प्रैक्टिस करता। अंजलि की भी परफॉर्मेंस थी, वह जितनी देर भी प्रैक्टिस करती मैं अपलक उसे निहारता रहता। हाँ, एक बात नोटिस की थी मैंने, जितनी देर भी मैं प्रैक्टिस करता वह ध्यान से सुनती और मेरी प्रैक्टिस खत्म होने तक वहीं बैठी रहती। उसके पहनावे से मैं समझ गया था कि वह एक साधारण घर की लड़की है। पता चला कि वह अपने घर से दूर चाचा चाची के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है। माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे तरह तरह के डिजाइनर कपड़े उसके साधारण कपड़ों के सामने फीके लगते। मैंने भी अब उसी की तरह सीधे सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। मेरे बदलते रंग रूप से मेरे मित्र बहुत हैरान और परेशान थे। इधर मेरी माँ भी बहुत चिंतित थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है और मैं
मैं तो पूरी तरह से बावला हो गया था अंजलि के पीछे। वह हंसती तो ऐसे लगता उसकी हंसी मेरे लिए ही बनी थी। उसकी बातें दिन ब दिन मुझे अपना दीवाना बनाती जा रही थी। मेरे दोनों मित्र इस गुप्त प्रेम लीला से बेखबर थे, और वह क्या, शायद मेरे अलावा तो मेरी इस प्रेम लीला का किसी को भी पता नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरा हाल अंजलि से छिपा हुआ था, लेकिन कोई तो बात थी जो मेरा आकर्षण बढ़ा रही थी। वह भी मुझे पसंद करती थी या नहीं, यह सोच मुझे दिन रात परेशान किए रहती थी। सुबह उठते ही मैं जल्दी से तैयार होता। मेरी पहली कोशिश थी कि मैं झट से कॉलेज पहुंचकर किसी न किसी तरह अंजलि को देख लूं। कभी लगता वह मेरी बातों को समझ पा रही थी और अगले ही क्षण लगने लगता नहीं, उसे तो मेरी बातों का कोई भी अंदाजा नहीं था। हाँ, मेरे व्यवहार में जरूर ठहराव आ गया था। मैंने फालतू में घूमना फिरना बंद कर दिया था। फालतू बाइक घुमाना और खाने पीने में वक्त बिताना अब मुझे बेकार लगने लगा था। मेरे दोस्त, खासकर गौतम और जतिन, मेरे बदले रूप से हैरान परेशान भी थे, पर बहुत कोशिश करके भी मेरी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। यार, बावला हो गया है यह तो, अब देखो जूनियर में ही घुसा रहता है। जतिन के कहने पर गौतम ने कहा, शायद रुपए दिए हैं ना, तो उनसे सेवा कराकर वसूलना चाहता है। ओए, कौन सी सेवा करवाऊंगा मैंने बिगड़ते हुए कहा। भाई, क्या पता जूनियर से हाथ पांव दबवाने लगे या फिर नोट्स बनवाए। कहता हुआ गौतम वहां से तेजी से भागा। उसे पता था कि अगर वह मेरे हाथ आ गया तो बहुत पिटेगा। मेरा जूता मेरे हाथ में था और मैं तेजी से उसके पीछे भाग रहा था, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सामने से अंजलि अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। मैं तो जूता लिए जैसे स्टैचू बन गया। उसकी खनखनाती हंसी ने मुझे जैसे जगाया। मैं जूता बड़ी मुश्किल से नीचे रख पाया। उसे पहनने को मेरे पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। अंजलि थी कि हंसती जा रही थी और उसे अपनी सहेलियों की खूबी साथ मिल रहा था। तब तक गौतम आ चुका था। वह जूनियर को हंसता देखकर गुस्सा हो गया। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसके ऊपर हंस रहे हो? सॉरी सर, कहते हुए अंजलि ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर लगाम लगाई और वह वहां से तेजी से जाने लगी। लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि जाते हुए भी उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, और ना जाने क्यों मैं भी हंसने लगा। मुझे हंसता देखकर मेरे मित्र ने सर पकड़ लिया। यह तो गया काम से, जरूर जूनियर ने जादू टोना कर दिया है। चल भाई, इसका भूत उतारना होगा। वे दोनों मुझे खींचकर ले जाने लगे। अब उन्हें कौन समझाए कि भूत मुझ पर सवार हो गया था। लेकिन वह कोई साधारण भूत नहीं था, वह तो प्रेम का भूत था। और फिर फ्रेशर पार्टी का दिन आ गया। एक दिन पहले सब पूरे जोश से प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं भी अपनी प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। मैं अंजलि को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। प्रैक्टिस के दौरान उसने मेरे पास आकर मुझे गाने की बधाई दी। मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था उस दिन। ओलंपिक में गया होता तो एक आधा पदक तो शायद जरूर ही ले आता। सर, कितना अच्छा गाते हैं आप, मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है, वह अपनी मीठी आवाज में बोली थी। और सर को तुम्हारा चश्मा और मोटी नाक, मेरा दोस्त गौतम बोल पड़ा था। ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठा। सबको हंसता देखकर अंजलि भी हंस रही थी, लेकिन वह हंसी बहुत बुरी बुझी हुई थी। उसकी आंखें छलक आई थी। वह मेरे पास से जाने लगी। मैंने रोकना चाहा, लेकिन वह आगे बढ़ चुकी थी। क्या जरूरत थी यह सब कहने की? मेरा गुस्सा अपने चरम पर था। रिलैक्स करण, हम तो जूनियर किससे इस तरह के मजाक करते रहते हैं। जतिन मुझे गुस्सा देखकर बहुत हैरान था। क्या गलत कह दिया उस लड़की के बारे में, वह कह रहा था। लेकिन मेरा गंभीर चेहरा देखकर वह समझ गया मामला सीरियस है। तो सच में सीरियस है। अंजलि को लेकर क्या? मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कुछ तो अलग है, पर समझ नहीं पा रहा था। आज सब कुछ समझ आ रहा है। गौतम मेरी तरफ मुंह करके बोला। मेरी खामोशी मेरी स्थिति बयां करने के लिए काफी थी। घर आकर मैं पूरी तरह से सोच चुका था कि कल फ्रेशर पार्टी के बाद मैं अंजलि को अपने जज्बात जरूर बताऊंगा। पूरी रात मैंने आंखों में काटी। मेरा दिल बार बार धड़क रहा था और मैं बेचैनी में करवटें बदल रहा था। आज का दिन मेरे लिए खास होगा। मैं अपने मन की बात अंजलि को बता पाऊंगा। नाश्ते के दौरान मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड माँ को अपने मन की बात बता दी थी। एक पल तो वह आश्चर्यचकित रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अभी तो तेरी पढ़ाई का बहुत लंबा सफर जारी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। कॉलेज जाते समय उन्होंने मुझसे कहा मैं अंजलि से जरूर मिलना चाहूंगी। मैंने हंसते हुए बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गया।
ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। फ्रेशर पार्टी बहुत अच्छी बनी पड़ी थी। जूनियर ने सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किए थे। एक से बढ़कर एक प्रोग्राम चल रहा था। तब बारी आई राधा कृष्ण प्रसंग की। अंजलि ने राधा के रूप में मेरे आज इरादे और पक्के कर दिए थे। उसका रूप आज देखते ही बनता था। मेरी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही। सुबह से नर्वस था तो उतना बेहतर नहीं कर पाया जितना सोचकर आया था, लेकिन तालियां जानदार बजी और बहुत देर तक बजती रही। प्रोग्राम के बाद जब एक एक कर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो मेरी निगाहें अंजलि को खोज रही थी। मैं जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचकर अपने मन की बात बताना चाहता था। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला वे मेकअप रूम में थी और तैयार हो रही थी। मुझे अपने लिए यही सही अवसर लगा अपने जज्बात कहने का। अपने मित्रों को छोड़कर मैं चुपके से वहां से खिसक लिया। मेकअप रूम के बाहर मैंने उसे अंदर संदेश पहुंचाया कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वह आई और मैं उसे देखता ही रह गया। गुलाबी साड़ी किसी पर इतनी अच्छी लग सकती है, यह मैंने कभी पहली बार देखा था। कुछ साड़ियों का रिफ्लेक्शन और कुछ ज्यादा मेरे सामने होना, उसके गाल गुलाबी किए जा रहा था। मैंने उसे गुलाब का बुके देते हुए बधाई दी कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। बदले में उसने कहा, सर आपकी भी। बुके लेते ही उसके हाथों से मेरे हाथ का स्पर्श मेरी पूरी प्रेम कहानी में एकमात्र अंतरंग पल था। बुके देते हुए मेरे हाथ कांपते रह रहे थे और उसकी आंखें सहज बंद हो गई थी। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि स्टेज पर उसका नाम बेस्ट डांस ऑफ द इवेंट के लिए पुकारा जा रहा था। हड़बड़ाकर मैं वह बुके मुझे वापस देती हुई तेजी से स्टेज की तरफ चली गई। एक बार मैं फिर अपनी बात नहीं कह पाया था। मैंने सोच रखा था कि जब वह स्टेज से नीचे आएगी मैं बिना झिझके अपनी बात कह दूंगा। अब तो मुझे उसकी तरफ से सिग्नल भी मिल चुका था जो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए पढ़ लिया था। प्रोग्राम समाप्ति पर मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो पता चला कि वह अपने किसी रिश्तेदार के साथ घर चली गई थी। वह रात मैंने बहुत बेचैनी से काटी। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं जल्दी से अपनी बात कह क्यों नहीं पाया। अगले दिन नई ऊर्जा लेकर आया। मैंने सोच रखा था कि आज मैं अपनी बात कहकर ही मानूंगा। कॉलेज जाते ही मेरा पहला काम अंजलि से मिलकर अपनी बात कहना था। उसकी क्लास में जाने पर पता चला कि आज वह नहीं आई है। मेरा दिल धक से रह गया था। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद जब वह दिखाई नहीं दी तो मैंने उसके दोस्तों से जाकर उसके बारे में पूछा। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे बहुत जोर देने पर उन्होंने कहा, सर अब वह नहीं आएगी, उसकी शादी तय हो गई है। उसकी सहेलियों की बात सुनकर मेरे कान सुन हो गए। तब तक मेरे दोस्त मुझे ढूंढते हुए वहां आ चुके थे और उन्होंने भी यह बात सुन ली थी। गौतम भी हैरान था तथा उसने पूछा, अरे अचानक कैसे? उसने तो कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर ज्यादा तो हमें नहीं पता, बस यह खबर आई है कि उसकी दीदी की अचानक डेथ हो गई और उसकी शादी अपने जीजाजी से हो रही है। यह सुनते हुए मैं पागल सा हुआ जा रहा था। धम से वही कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दिमाग शून्य में पहुंच गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तू चिंता मत कर करण, हम आज ही चलते हैं, देखते हैं वह कैसे शादी करती है। मेरा कंधा हिलाते हुए जतिन ने कहा। अरे मुझे तो पता भी नहीं है मेरे प्रति उसके क्या जज्बात थे। कहीं मैं अकेला तो ही सपने नहीं सजा बैठा था। जतिन मुझे सांत्वना दे रहा था और गौतम अंजलि के घर का पता ले रहा था और मैं तो जाने अपनी सुध-बुध गवा बैठा था। गौतम ने घर पर फोन कर माँ को सब बता दिया और हम तीनों चल दिए थे जयपुर। पूरे दिन रात सफर करके जैसे तैसे हम अंजलि के घर पहुंच गए। बताए पते पर जब हम पहुंचे तो वह घर सजा हुआ था। उसकी शादी कल थी। उसके पिता उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। कई मिन्नतें करने और बताने पर कि हम इतनी दूर से आए हैं, उन्होंने थोड़ी देर हमें अंजलि से बात करने की इजाजत दे दी। हम लोगों को बाहर बरामदे में बिठा दिया गया। अंजलि आई और वह तो मुझे अभी भी राधा ही लग रही थी, पर अब वह हम लोगों के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गौतम ने उससे पूछा, तुम अचानक शादी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है जो तुम्हें अपने जीजा से शादी करनी पड़ रही है? हम पूरे इंतजाम से आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। नहीं गौतम, मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती।
मेरी दीदी 3 दिन के बेटे को छोड़कर मर गई। मेरी दीदी ने मुझे हर पल सहारा दिया। उनके कहने पर ही पापा ने मुझे इतनी दूर पढ़ने भेजा था। थोड़ी देर रुककर रुंध गले से फिर दोबारा बोली, मुझे जीजा जी की कोई चिंता नहीं है, पर मैं दीदी की अमानत को यूं बिना माँ के नहीं छोड़ सकती। अरे वह तो तुम बिना उनसे शादी किए भी उनके बेटे को अपने पास रख सकती हो। और फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या? मैं अधीर होते हुए बोला, जीजा जी अपने बेटे को किसी को नहीं देंगे। और पढ़ाई का क्या? शायद यही मेरा भाग्य हो। अगर नसीब में हुई तो फिर कभी कर लूंगी। उसके बचकाना फैसले पर हम तीनों हैरान थे। मैं तो समझ गया था कि उसके मन में भी मेरे प्रति फीलिंग जन्म ले चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हम लोगों की कोई भी बात वह समझ नहीं रही थी। तुम तीनों जाओ, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। हमारा जवाब सुने बिना ही वह अपनी आंखें पोंछती हुई वहां से चली गई। 1 महीने तक मैंने कॉलेज का रुख नहीं किया था। मैंने घर के अपने कमरे में खुद को कैद सा कर लिया था। हाँ, गौतम और जतिन बराबर आते रहे। मैं उस प्यार के फूल का गम मना रहा था जो पूरा खिला भी नहीं था। मैं देवदास बना यूं ही फिरता रहता। अगर माँ ने मुझे कस कर डांटा न होता। उन्होंने मुझे मेरे कैरियर और अपनी बढ़ती उम्र का वास्ता देकर समझाना शुरू कर दिया था। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और मुझ में एक परिवर्तन आया। पढ़ाई से जी चुराने वाला मैं अब अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हो चुका था। मैं पढ़ाई में जो डूबा तो मुझे अब किसी की भी सुध नहीं रही। मेरे पहले प्रेम की असफलता ने मुझे कैरियर में बहुत सफलता दिलाई। प्रेम में चोट खाया मैं कैरियर में सफलता के नए नए आयाम लिखता गया। 4 साल यूं ही बीत गए। गौतम और जतिन भी अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके थे। दोनों अब शादी करके अपने पारिवारिक जीवन के नए अध्याय शुरू कर चुके थे। पहले मैं विवाह टालता रहा, फिर माँ के बहुत जोर देने और जतिन व गौतम के बहुत समझाने पर मैंने मनीषा को अपना जीवन साथी चुना। माँ का चुनाव गलत साबित नहीं हुआ था। मनीषा बहुत समझदार लड़की थी। मनीषा के साथ मैं जीवन के नए अध्याय लिखने लगा और फिर सिम्मी नाथ ने आकर तो मेरी जिंदगी के मायने ही बदल दिए। साल बीतते गए, मेरा व्यवहार और गंभीर होता गया। जिंदगी बहुत शांति से चल रही थी, पर कभी कभी एकांत में बैठा मेरा मन मुझे मेरे बीते हुए पल में ले जाता। ये मेरी वह यादें थी जो मुझे छोड़ नहीं रही थी। कृपया अपना बैग ऊपर रख लीजिए। सामने से आती आवाज को सुनकर मेरा मन यादों से लौट आया। ओह हाँ जी, बिल्कुल अभी उठाता हूँ, कहकर मैंने अपना बैग नीचे से उठाकर अपनी बर्थ पर रख लिया। आज मनीषा ने मेरे जीवन के सारे अधूरेपन को भर दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में अंजलि अभी भी बसी थी। अंजलि के साथ बिताए कॉलेज के दिन मेरी जिंदगी के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ गए थे। यह सब सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई कुछ पता नहीं चला। सुबह उठा तो मेरा सर काफी भारी था। कुछ सफर की बेचैनी और कुछ बीती यादों ने मेरा मन बहुत भारी कर दिया था। ट्रेन की बर्थ पर मुझे कभी सही से नींद नहीं आती और इस बार भी ऐसा ही हुआ। खिड़की से बाहर झांक कर देखा, अभी मेरा स्टेशन आने में थोड़ा समय बाकी था। मैंने प्लेटफॉर्म पर खड़े वेंडर को देखकर आवाज देकर अपने पास चाय का ऑर्डर की। चाय बहुत बढ़िया तो नहीं थी, पर इसने मेरे सर के भारीपन को जरूर कम कर दिया था। पिछली रात की बेचैनी ने मेरा सर ही नहीं दिल को भी भारी कर दिया था। थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आ गया। मैं ट्रेन से उतरा ही था कि सामने अपनी बेटी सिम्मी को देखकर चौंक गया। मेरा मना करने पर भी वह मुझे रिसीव करने आ गई थी। वह पूरे गैंग को लेकर आई मुझे रिसीव करने। ये है मेरे पापा ग्रेट, कहकर उसने अपने दोस्तों से मेरा परिचय कराया। फिर एक एक करके अपने दोस्तों से मुझे मिलाने लगी। अरे बेटा आराम से, पहले चलते हैं फिर सबसे मिलूंगा। लेकिन उसमें धैर्य कहाँ, सारे गुण मेरे जैसे ही तो उसमें पाए थे। सभी से मिलाते हुए जब मोहित से वह मेरा परिचय करा रही थी तो मेरी आंखें उस पर ठहर गई। वही रूप वही नाम, मैं जैसे सपने से जागा। बड़े संकोच से उसके माता पिता का नाम पूछा। सुनते ही मेरा दिल धक रह गया। जो सोचा था वही हुआ। शायद अंजलि का ही बेटा था यह।
मैं 1 मिनट भी और वहां नहीं रुक पाया। सिम्मी से बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, अब मैं होटल चलूंगा। अपने सब दोस्त मंडली को बाय बोलती वह मुझे लेकर पहले से बुक कराए होटल चली गई। अगले दिन कॉन्वेक्शन था। सभी बच्चों के माता पिता भी इसमें शामिल होते हैं, तो मुझसे फिर मिलना होगा। क्या अंजलि अपने बेटे के कॉन्वेक्शन में आएगी? क्या यह मेरी वही अंजलि होगी जिसे अनेक सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। यह रात मेरी पिछली रातों से भी ज्यादा बेचैनी से कटी। सालों बाद मैंने रात करवटें बदलते हुए काटी। आज तैयार होने पर मेरे हाथ कपकपा रहे थे। तैयार होने का मेरा उत्साह मुझे उसी समय में ले गया जब मैं पहली बार तैयार हुआ करता था। अपनी तरफ से तैयार होने में मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। सिम्मी पहले ही होटल के लिए निकल चुकी थी और मुझसे कहकर गई थी कि मैं 1 घंटे के बाद होटल पहुंचूं। प्रोग्राम शुरू हो गया था। मेरी आंखें एक बार फिर अंजलि को तलाश रही थी। पूरे प्रोग्राम के दौरान भीड़ के चलते मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। बेहद निराश हो गया था मैं। एक बार फिर मैंने अंजलि से मिलने की उम्मीद खो दी थी। डिग्री लेने के बाद मेरी बेटी सिम्मी ने मुझे एक बार फिर अपने सभी दोस्तों से मिलवाने के लिए कहा। पापा, कल तो आपकी तबीयत खराब थी, आप सही से किसी से नहीं मिल पाए। आइए मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। कहते हुए वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर हॉल में ले गई। मैं सबसे मिल ही रहा था कि सामने से मोहित अपनी माँ को लिए मेरी तरफ ही आ रहा था। हाँ, अंजलि ही तो थी। मेरी सांसें रुकी हुई काफी बदल गई थी। उम्र के चक्र ने जब मुझे जकड़ लिया था तो फिर वह कैसे छूती रहती। मुझे पहचानने में उसने भी एक क्षण की देरी नहीं की। उसके नेत्र सजल हो गए थे। मैं यह बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा था। बच्चों के सामने हमने एक दूसरे से अपरिचित की तरह ही व्यवहार किया। मुझे खाने की प्लेट पकड़ाकर और अंजलि से बातें करता छोड़कर सिम्मी अपने दोस्तों के साथ वहां से यह कहकर चली गई, पापा आप सब लोगों से मिलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब हम दोनों फिर एक दूसरे के सामने थे। मेरा दिल फिर एक बार बहुत तेजी से धड़क रहा था। जज्बात वही थे, पर जिंदगी के मायने बदल गए थे। हम बस एक दूसरे को देखते मुस्कुरा रहे थे। मैं सुनता रहा, वह बोलती रही कि किस प्रकार पति के गुजर जाने के बाद अपने दोनों बेटों की जिम्मेदारी उसने बेखूबी निभाई थी। उसने बताया कि दीदी का बेटा अयान अब सफल बिजनेसमैन है और उसका बेटा मोहित यह आपके सामने मौजूद है। मैं तो बस सुने जा रहा था। होटल से तो बहुत सोचकर चला था कि कॉलेज के टाइम के अपने जज्बात उसे बताऊंगा जरूर। थोड़ी देर में बच्चे लौट आए। मैं अपनी कुछ बात ना कह पाया। अंजलि ने मुझसे विदा ली। चलते हुए उसने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और मुस्कुरा दी। उसके हाथों की गर्मी ने मेरे शरीर में फिर से ऊर्जा भर दी थी। मुझे वह जाती हुई उस तरह ही लग रही थी जैसे मैं उसे जयपुर में उसके घर छोड़कर आया था। मेरी यह कहानी अधूरी ही रह गई और मेरे जज्बात अनकहे ही रह गए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।